नमस्कार दोस्तों, मैं वॉइस एंड फेस रीडर प्रिया स्वागत करती हूँ आप सबका अपने आज के इस लाइव वीडियो में। तो दोस्तों, सब लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी। जो लोग भी जाग रहे हैं फटाफट से जुड़ जाएं हमारे साथ। कौन कौन जाग रहा है इस समय? बहुत लोग जाग रहे हैं, देखते हैं कौन कौन जाग रहा है। फटाफट से जुड़ जाएं हमारे साथ, हाय हेलो लिखते चलें ताकि हमें पता चले कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ जाग रहे हैं। और नई कहानी सुनते हैं। आज का शीर्षक है ऊंची उड़ान। तो दोस्तों, ऊंची उड़ान सुनने के लिए जल्दी जल्दी जुड़ जाएं हमारे साथ। आज का नया शीर्षक है कहानी का ऊंची उड़ान। इस कहानी का नया शीर्षक ऊंची उड़ान सुनने के लिए अभी सब लोग जुड़ रहे हैं। तब तक हाय हेलो लिख देते हैं। कौन कौन से शहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कम से कम लिखते चलें हाय। सब लोगों को हाय हेलो। इस समय जाग रहे हैं सब लोग, इसका मतलब सब अपने अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय, अगर जाग रहे हैं तो कुछ किसी को परेशानी होगी, किसी को खुशी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा जो इस समय जागने का सबब होगा लोगों का, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारी फेसबुक पर फैमिली है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कम से कम शेयर कर दिया कीजिए कि और लोगों को भी सुनने को मिल जाए, थोड़ा आपके नियर एंड डियर्स को, जिनको भी छोटी छोटी कहानियों से क्या पता कुछ फ़ायदा ही हो जाए दोस्तों। तो हमारे सभी दोस्त लगभग आ रहे हैं, फटाफट फटाफट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तब तक मैं अब कहानी का सुनाती हूँ, ऊंची उड़ान। ऊंची उड़ान को सुनने के लिए दोस्तों फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पर पहुंच गया। जैसे ही वो एक टापू पर पहुंचा, वो एक जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां, समुद्र जीव और बड़ी बड़ी बात यह थी कि गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर वहां नहीं था। गिद्ध खा सकते थे वहां इतने मेंढक थे, मछलियां थी, समुद्री जीव थे, लेकिन गिद्धों को खाने वाला वहां कोई नहीं था। अब वो बिना किसी भय के वहां रहते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मजा आ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के हम बैठे बैठे खाने को मिल जाता है। बाकी गिद्ध भी उनका हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो गए। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मौज मस्ती करो, कहीं आना नहीं जाना नहीं। इससे एक गिद्ध खुश नहीं था। वो बोलता था कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अपनी उड़ान को भूल जाओगे। तो ऊंची उड़ान जो थी, जितनी उड़ान ऊंची भर के तुम अपने शिकार को करते हो, उस उड़ान का भी तो सोचो। उस उड़ान को कौन भरेगा? कैसे भरोगे? कैसे तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी कि इतनी ऊंची उड़ान भी होती है, उस उड़ान को भी छू सकते हैं। तो दोस्तों, एक ही हमारी जीवन है, एक ही जीवन में हमें ऊंची उड़ान भी भरनी है अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे ही सबके मौज मस्ती के दिन चल रहे थे, एक गिद्ध खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं, हमारी ऊंची उड़ान है, अचूक वार करने की ताकत हमारे अंदर है। जब से हम यहाँ आए हैं, हमने आराम ने हमें घेर लिया है और आराम तलब हो गए हैं हम लोग। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादा से ज़्यादा गिद्ध आलसी हो गए हैं। वो चलते भी नहीं है, वहीं बैठे रहते हैं सारा दिन और आसानी से मिलने वाले भोजन को खाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। तो दूसरा गिद्ध बोला, तो आपको क्या दिक्कत है? जब सब खाना यहीं मिल जाता है तो हम उड़ान क्यों भरें? क्यों उड़े हम इतना ज़्यादा? तो वो बोला कि अच्छा ठीक है कि मुझे तो अपने भविष्य में कुछ दिक्कत दिखती है, तो मैं तो दूसरे टापू पर चला जाऊंगा, चाहे वहाँ पर खाना है चाहे नहीं। मुझे अपनी उड़ान पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हुनर है मेरे पास, तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। आप लोगों से मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग भी मेरे साथ चलना चाहते हैं दूसरे टापू की ओर, तो चलते हैं। तो सारे गिद्ध उसके पीछे पड़ गए कि तुमको जाना है तो तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो वो गिद्ध बहुत समझाता है कि तुम उड़ना भूल गए हो, उड़ना सीखो, फिर से उड़ो।
अगर कोई किसी दिन शिकारी आ गया तब क्या करेंगे, उड़ नहीं पाओगे, तुम बैठे बैठे खा खा के मोटे हो गए हो। तो फिर बाकी गिद्धों ने बोला कि तुम बूढ़े गिद्ध होते जा रहे हो, अपने दिमाग का इलाज कराओ और हम लोगों को अपनी जो है जो ये है अपना दिमाग मत दो ज़्यादा, कि अपना दिमाग अपने पास रखो। तो उस गिद्ध ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उड़ने का शौक़ है, मैं अपना शिकार उड़ के ही कर लूँगा और तुम लोग यहाँ रहो खुशी से। एक काम कर देना, थोड़े दिनों बाद मेरे पास आना, थोड़े दिनों बाद जब मेरे पास आओगे तो मेरे को राजी खुशी अपने बारे में बताकर वापस चले जाना, इससे मुझे ये पता लगेगा कि मेरे गिद्धों का परिवार ठीक ठाक है। उन्होंने बोला हाँ, हम में से कोई ना कोई आपको दूसरे टापू पर आकर बताता रहेगा टाइम टू टाइम, 2 महीने में 4 महीने में, ताकि आपको ये पता लगता रहेगा कि आपका परिवार ठीक ठाक है। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, गिद्ध चला गया दूसरे टापू पर और बाकी गिद्ध वहीं रह गए। जैसे ही दोस्तों बाकी गिद्ध वहीं रह गए, वैसे ही बिल्कुल उसी समय पर ये देखा उन्होंने कि थोड़े थोड़े दिनों में गिद्धों की कोई न्यूज़ आनी बंद हो गई। अब गिद्ध को चिंता होने लगी कि कहाँ गए मेरे बाकी सारे गिद्ध। तो वो सोचने लगा कि मेरे को देखकर आना चाहिए। फिर सोचने लगा थोड़े दिन और वेट करता हूँ कि कहाँ गए होंगे, देखकर आता हूँ। फिर सोचा होगा आराम से जी रहे होंगे अपनी ज़िंदगी, पड़े रहते होंगे एक ही जगह, नहीं आने का मन करता होंगे तो ठीक ठाक ही, अगर कुछ दिक्कत होती तो कोई गिद्ध तो आता बताने, अगर कोई भी नहीं आया तो ठीक ही होगा। ऐसा सोच ही रहा था तो उसके मन में थोड़े दिन और बीत गए। अब थोड़े दिनों बाद उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो सबकी चिंता करता था, उठकर चल दिया, धीरे धीरे उड़ उड़ कर दूसरे टापू पर पहुंच गया जहाँ पर उसके गिद्धों का परिवार था। दोस्तों जहाँ पर उसके गिद्धों का परिवार था तो वहां जाकर क्या देखता है, सारे गिद्ध मरे पड़े हैं, सबकी लाशें बिछी पड़ी हैं। अब उसने सोचा ये गिद्धों को क्या हो गया, ये मेरे परिवार को किसने मार दिया। तो वहां पर जाकर देखता है चीते ही चीते वहां पर आ गए हैं, वहां पर इतने चीते आ गए हैं कि वहां पर कोई, फिर उसने थोड़े दिन रहकर वहां पर देखा कि एक शिप थोड़े दिनों में आता है, उस टापू पर चीते छोड़ जाता है, क्योंकि उस टापू पर इतना ज़्यादा खाने पीने के लिए चीतों के लिए इतने गिद्ध हो गए थे। तो वहां पर पहले एक चीता कोई छोड़ के गया होगा, तो उसने 2-4 चीते मारे, तो उस चीते ने धीरे धीरे करके सारे गिद्ध मार दिए। तो वहां पर थोड़े थोड़े दिनों में एक शिप आता और चीतों को छोड़ के चला जाता था। तो अब इससे कहानी से क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों, कि जो गिद्ध थे वो चीतों से अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी उड़ना छोड़ दिया था। अब उड़ना छोड़ दिया था तो जब चीते आ गए तो उनसे उड़ा ही नहीं गया, अपनी उड़ान को भूल चुके थे, वो अपने हुनर को भूल चुके थे। तो दोस्तों जिस प्रकार वो अपने हुनर को भूल ही चुके थे तो कैसे वो उनको बचा लेता। तो ये जिंदगी की हमारी जो कहानी बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब एक बहुत ही सुंदर कहानी दोस्तों, कृष्ण बलराम और राक्षस की कहानी। जो लोग भी सुनना चाहते हैं कम से कम हाय हेलो लिखते चलें। हाय हेलो लिखोगे तो मेरा भी उत्साह, मेरा जैसे मैं आप लोगों का मोटिवेशन करती हूँ, वैसे ही तो आप लोग हमारा करते हैं। हाय हेलो लिखिए, कम से कम मुझे पता तो लगे सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं। नमस्ते लिखें, कम से कम हाय हेलो लिखते चलें, ताकि हमें समझ में आए कि लोग सुनना चाहते हैं हमारी कहानियाँ। बलराम, कृष्ण और राक्षस की कहानी महाभारत काल की बात है दोस्तों। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। अब महाभारत की कहानियां तो सभी ने सुनी है दोस्तों, सबने सुनी है ना? एक बार हाँ बोलो, सबको कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए, जितने लोग भी हैं कम से कम एक बार तो हाँ लिखिए। सबने सुनी है ना ये कहानियाँ, बलराम की, कृष्ण जी की, महाभारत की, रामायण की। कितनी सुंदर कथाएं हैं, कितने सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियाँ इनकी हैं, किस्से हैं। तो उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, कृष्ण, बलराम और राक्षस की कहानी। महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया था और अब सूरज भी डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था।
इसलिए कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं कि अब हम सुबह होने तक यहीं रुक जाते हैं। भोर होते ही, सुबह होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। हम अपने घर की ओर, अपने जिधर हम जा रहे हैं अपने टारगेट की तरफ बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है कृष्ण। यहाँ पर सोना उचित नहीं है। हमें जाग कर ही रात बितानी पड़ेगी। नींद तो आने वाली नहीं है इतने घने जंगल में। कोई रात को जानवर आ गया तो हमें खा जाएगा। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ, तुम पहरा दे दो, कृष्ण जी ने बोला। और फिर बलराम जी ने बोला कि फिर तुम सो जाना तो मैं पहरा दूंगा। तो इस तरह से दोनों सो भी जाएंगे और पहरा भी देंगे एक दूसरे का। तो ये दोनों ने बात मान ली। जैसे ही तुम पहरा देते रहोगे और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा, तुम सो जाना। कृष्ण ने ऐसा सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में सो गए। तभी बलराम को एक भयानक आकृति दिखी। तो वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखकर जोर से चीखा तो बलराम डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस विशाल हो गया। बहुत बड़ा राक्षस ने अपना रूप बना लिया। अब कृष्ण जी तो सो रहे थे, बलराम जी डर गए। एकदम से सुना तो डर गए। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और बलराम डरकर कांपकर खड़े हुए। अब बलराम और भी सिकुड़ कर बैठ गए। राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया, वो बड़ा होता जा रहा था। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम और ज्यादा डरने लगे और इस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देखकर जोर से चीख पड़े, कृष्णा! और चीखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठ पड़े। बलराम को वहां देखकर उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे और सोने से पहले उन्होंने आवाज दी होगी ताकि वो सो जाएं और कृष्ण पहरा दें। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वहां राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार कुछ विचित्र घटना घटी। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ और बड़ा हो गया और राक्षस का आकार छोटा हो गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उनसे नहीं डरता था। घबराहट में कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे। उनका आकार और बड़ा हो गया क्योंकि वो डर नहीं रहे थे, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा और कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या था, राक्षस छोटा सा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लगा लिया। कृष्ण जी का आकार इतना बड़ा कर लिया कृष्ण जी ने। फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बहुत छोटा सा हो गया क्योंकि कृष्ण जी ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया था। वो राक्षस ही छोटा दिखने लगा। अपने हाथ में उठा लिया, अपनी धोती में बांध लिया तो राक्षस बोला, अपनी कमर में ठोंस लिया कृष्ण जी ने उस राक्षस को। कुछ देर बाद सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया, आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बलराम ने उत्तेजित होकर बोला, पता है कल रात क्या हुआ? कल रात एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला। बलराम को दिखाते हुए बोला, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा तो ये बहुत बड़ा था, छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित हो गया। कृष्ण बोले, जब जमीन में तुम किसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका सामना तुम नहीं कर सकते, तो वो चीज तुम्हें बड़ी लगती है, और जिस चीज को तुम नियंत्रण कर सकते हो वो चीज तुम्हें छोटी लगती है। तो तुम चीजों पर नियंत्रण करना सीखो तो तुम्हें चीजें छोटी लगे। अपनी परिस्थितियों के ऊपर बात की गई है कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, अगर उन्हें समझ लोगे तो बहुत छोटी सी हैं, अगर नहीं समझ पाए तो बहुत बड़ी बड़ी
परेशानियां हो जाती हैं कई बार। तो समझने पे ये हमारे दिमाग की ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उन्हें किस प्रकार समझा है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जो कहानियां हैं छोटी छोटी, वो अब कौन सुनना चाहता है? अगर आप हाय हेलो लिखते हैं तो एक लास्ट कहानी और सुनाएंगे, फिर सोने चलेंगे। सोने का वक्त हो गया है, 2 बज चुके हैं रात के, और हम तो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे थे, अभी तक भी जाग रहे थे। सुकरात और आईना, एक लास्ट कहानी सुनते चलते हैं दोस्तों, सुकरात और आईना। दोस्तों बड़ी ही सुंदर कहानी है, बड़ा ही अच्छा कहा है किसी ने, सुकरात और आईना। दार्शनिक सुकरात दिखने में कुरूप थे। वह एक दिन अकेले बैठे हुए आईना हाथ में लेके अपना चेहरा देख रहे थे। अब सुंदर तो नहीं थे वो, लेकिन आईना लेकर बैठे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया। सुकरात को आईना देखते हुए देख लिया उन्होंने, और कुछ अजीब सा लगा। वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात शिष्य की मुस्कुराहट देखकर समझ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हें मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि मेरे जैसा इतना गंदा दिखने वाला इंसान शीशा क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ नहीं बोला और अपने सिर को शर्म से झुकाकर चला गया। सुकरात ने फिर बोलना शुरू किया, शायद तुम नहीं जानते मैं आईना क्यों देख रहा हूँ। शिष्य बोला, गुरुजी ने नहीं। शिष्य बोला, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो वैसे ही आया और आप आईना देख रहे थे, इस वजह से मैं हंस रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, मैं कुरूप हूँ, इसलिए रोजाना आईना देखता हूँ। आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं रोज कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम करूँ ताकि मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को बहुत शिक्षाप्रद ये बात लगी। कितनी सुंदर बात कही है दोस्तों, कि अगर सुकरात का चेहरा सुंदर नहीं दिखता था तो वो चेहरे को ऐसे देखता था अपने शीशे में कि वो कैसे कर्म करे कि उसके चेहरे की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए, इतना अच्छा बन जाए कि कैसे उसकी कुरूपता ढक जाए। शिष्य को ये बात बहुत अच्छी लगी, परंतु उसने एक शंका प्रकट की। तब गुरुजी, इस तर्क के अनुसार सुंदर लोगों को तो आईना देखना ही नहीं चाहिए। अगर कुरूप होने के ऊपर आप आईना देख रहे हो तो सुंदर लोगों को तो आईना ही नहीं देखना चाहिए। उनको तो अपने घमंड में रहना चाहिए कि हम सुंदर भी हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, हमें तो जरूरत नहीं है किसी की। ऐसी बात नहीं। सुकरात समझाते हुए बोले, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, लेकिन उन्हें आईना इसलिए देखना चाहिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम उनके करने चाहिए उनको। कहीं बुरे काम की वजह से उनकी सुंदरता ढक ना जाए और परिणामवश उन्हें कुरूप ना बना दे कि तुम चेहरे से तो सुंदर दिखते हो लेकिन मन में तुम्हारे मैल घुसा पड़ा है। शिष्य को गुरुजी की बात का रहस्य मालूम हो गया। वह गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। प्रिय मित्रों, कहने का भाव यह है कि सुंदरता मन व भावों से दिखती है। शरीर की सुंदरता तत्कालिक है, पर जब मन की सुंदरता और विचारों की सुंदरता सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है तो जीने में मजा ही कुछ और आ जाता है। आप वैदिक संसार वाटिका संस्थान से जुड़े हुए हैं, जहाँ बच्चों को कितनी ही सुंदर कहानियां हैं दोस्तों। अब हमारी अगली कहानी सुनना है किसी को तो हाय लिखें, वरना शुभ रात्रि बोलकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि इस समय रात भी बहुत हो गई है। अगर कोई हाय हेलो लिखते हैं तो हम अपनी कहानी एक और सुनाते हैं। अगर हमारे दर्शक चाहते हैं कि एक और कहानी हम उनको सुनाएं तो कम से कम एक बार हाय हेलो लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं अगली कहानी सुनने के लिए, या हमें अब बाय बाय बोल देना चाहिए। तो मैं 1 मिनट का समय लेती हूँ, वेट करती हूँ। अगर आप लोग कहानी सुनना चाहते हैं तो हाय हेलो लिखें। छोटी सी कहानी है। तो हमारे पास हाय आ चुका है, तो हम एक और कहानी अपनी सुनाते हैं, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। छोटी सी कहानी है दोस्तों, देखिए क्या सिखाती है हमें। राजा और महात्मा की कहानी। राजा और महात्मा की कहानी दोस्तों।
चंदनपुर का राजा बड़ा दानी और प्रतापी था। अब चंदनपुर एक राज्य था, वहाँ एक राजा था, उसका राजा दानी भी था और प्रतापी भी था। मतलब उसके राज्य में सब खुशहाल थे, पर राजा को एक बात की चिंता सता रही थी कि धर्म व दर्शन पर लोगों के विचारों में सहमति क्यों नहीं बनती। तो देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही राजा ने कि वहाँ का राजा कितना ही खुशहाल क्यों ना हो, पर चिंता थी उसके मन में कि धर्म व दर्शन पर लोगों के विचारों में सहमति क्यों नहीं बनती। एक बार राजा ने विभिन्न धर्मों के उपदेशकों को आमंत्रित किया और विशाल कक्ष में सभी का एक साथ रहने का प्रबंध कर दिया। अब राजा ने क्या किया, विभिन्न धर्मों के उपदेशकों को, जो अलग अलग धर्मों के पंडित थे, सबको इकट्ठा कर दिया और वहाँ पर अपने एक ही कमरे में उनको बंद कर दिया। थोड़े टाइम के लिए बोला कि यहाँ पर गेस्ट हाउस में रुक जाओ। अब अगले दिन कुछ दिनों तक आप सब एक साथ रहेंगे, आपस में भिन्न भिन्न धर्मों पर बात करेंगे, एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, और जब आप सभी के विचार एक मत हो जाएंगे तो मैं आपको ढेरों उपहार देकर विदा करूंगा। तो कितनी सुंदर कहानी है दोस्तों कि राजा ने कहाँ दिमाग लगाया कि सारे धर्मों को एक ही बनाते हैं, सारे धर्मों के विद्वानों को इकट्ठा कर दिया, एक ही कमरे में बंद कर दिया, सबको बोला आपस में बातें करो, अपने ज्ञान एक दूसरे को बांटो, अगर अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे धन दूंगा, उपहार दूंगा और पता नहीं तुम्हें क्या क्या देकर यहाँ से विदा करूंगा। ऐसा कहते हुए राजा ने वहाँ से चला गया। कक्ष में घोर विचार विमर्श हुआ, सभी अपनी अपनी बात समझाने लगे, पर कुछ दिन बीत जाने पर वे एक मत नहीं हो पाए। पड़ोसी राज्य में रहने वाले एक महात्मा जी को जब ये पता चली तो वह राजा से मिलने पहुंच गया। हे राजन, मैंने सुना है तू बड़ा दानी है, क्या तू मुझे भी दान देगा? महात्मा जी बोले, अवश्य, बताइए आपको क्या चाहिए। राजा बोला, महात्मा जी, मुझे तो तेरे अनाज के गोदाम में से कुछ अनाज चाहिए। राजा जी बोले, आप मेरे साथ आइए, और गोदाम तक ले गया। वहां पहुंचते ही महात्मा जी बोले, अरे ये क्या राजन, तुम्हारे गोदाम में तो तरह तरह के अनाज रखे हैं, तुम इन सबको एक जगह कोई एक जगह क्यों नहीं रखते, सारे अनाजों को इकट्ठा कर दो। राजा ने सुनकर बहुत अचरज हुआ, बोला, मैं कैसे संभव है, मैं सारे गेहूं चावल दाल सबको एक जगह कैसे इकट्ठा करके एक ढेरा बना दूं। तो राजा ने बोला कि कैसे मैं दाल चावल अपने गेहूं सबको इकट्ठा करके एक जगह थोड़ी ना रख सकता हूँ। एक जगह दाल रहेगी, गेहूं की जगह गेहूं, चावल की जगह चावल। तो ऐसे ही अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो ये कुछ और भोजन बन जाएगा। अलग अलग रखूंगा तो पौष्टिक भोजन बन पाएगा। दाल की जगह दाल बनेगी, रोटी की जगह रोटी बनेगी, चावल की जगह चावल बनेंगे। अलग अलग स्वाद है सबका, अलग अलग स्वाद आएगा खाने में, इतने सारे अन्न बनेंगे, तो सभी का अलग अलग उपयोग है, इसलिए मैंने अलग अलग रखा है। बिल्कुल सही राजन, जब तुमने विभिन्न अनाजों की उपयोगिता एक से बदलकर सभी को इकट्ठा नहीं किया तो तुम सारे धर्मों के जो विद्वान लोग हैं उनको एक ही कमरे में बंद कैसे कर सकते हो? सबका अपना अपना एक महत्व है, तो उन सबको विदा करो। तो ये बात राजा को समझ में आई, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तभी बंद कक्ष खुलवा दिया, सभी उपदेशकों से क्षमा मांगते हुए उन्हें विदा किया, बहुत सारा उनको धन दौलत दिया, मान सम्मान दिया, तब उनको विदा किया। पूरी मानव जाति बिल्कुल एक जैसा ही सोचती है, पर हम कभी इतनी प्रगति नहीं कर पाते। हमारे विचार हमें यूनिक बनाते हैं। हमारी मैनेजमेंट, हमारी लीड ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो लगभग हमारे विचारों और अनुभव के लोग हों। लेकिन दोस्तों, अपनी ये सारी चीज़ें अपनी महत्वता लिए हुए है। हर कोई अपने ओपिनियन से चलता है, हर एक में एक गुण छिपा हुआ है। अगर भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, किसी की शक्लें एक जैसी नहीं बनाई, हाथ पैर दो दो होने के बावजूद किसी के मैच नहीं होते इस पूरी दुनिया में, तो दोस्तों विचार कैसे मैच हो सकते हैं? और हर एक में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर होता है। ऊपर वाला बहुत बड़ा कलाकार है दोस्तों, बहुत बड़ा कलाकार है वो। इतनी बड़ी कलाकारी में उसने बहुत कुछ
अपने लिए रखा, बहुत कुछ सिखाया अपनी ज़िंदगी में और बहुत कुछ उसने किया कि ऊपर वाले की महिमा अपरंपार है, कोई नहीं समझ सकता ऊपर वाले की महिमा। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी, एक राजा और एक महात्मा की कहानी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आपके सवाल हैं हमें पूछ सकते हैं। हमें वॉइस एंड फेस रीडिंग हम करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शिका है जिसमें हमारा फ़ोटो लगा है, हमारा मार्गदर्शिका चैनल वो है, क्योंकि यूट्यूब पर और भी बहुत सारे मार्गदर्शिका चैनल के नाम से हैं जिसमें हमारा फ़ोटो लगा है, वो ही हमारा चैनल है। और हमारा फ़ोन नंबर है 07696101000, जो कि हम अभी इस पर भी लगा देंगे लिंक। तो मैसेज में और कनेक्ट में कमेंट्स में लिंक लगा देंगे अभी। जिसको याद है जिसको भी याद है प्लीज़ लगाएं हमारा मार्गदर्शिका यूट्यूब चैनल का लिंक। देखें किन किन को याद है। लक्ष्मी शर्मा जी नमस्कार, हमारे साथ जुड़ी हैं। मेजर जी नमस्कार। कौन कौन जुड़े हैं हाय हेलो लिखते चले, हम सबका नाम बोलेंगे। कौन कौन अभी जाग रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं। और कोई भी हमारे साथ कोई बात करना चाहता है दोस्तों, अपने इस जीवन में, एक ही जीवन है, मैं हमेशा बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, एक ही जीवन है दोस्तों, ऐसा जियो हर पल जैसा नए साल के दिन जिया था। तो नए साल के दिन जैसा आप लोगों ने अपने जीवन को जिया था दोस्तों, पहला पल नए साल का 12 बजे जितनी खुशी थी उतनी ही खुशियों के साथ आपको अपने जीवन का हर पल बिताना चाहिए। हर पल में एक नए साल की तरह अनुभूति महसूस करना चाहिए। कभी रिग्रेट ना हो आपको अपने जीवन में कि हमने एक पल भी कम जी लिया। एक पल कम जीने का मतलब आपने एक साल की खुशियों को गवा दिया। तो दोस्तों अपने जीवन को मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ, भगवान ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया है, हर पल भगवान हमें गिफ्ट दे रहा है, जिस गिफ्ट का नाम है हमारी सांसें, जो हमारे साथ हमें ये एहसास दिलाती हैं कि भगवान का गिफ्ट है, हमें फ्री में मिल रहा है, अनमोल है। कितने अनमोल हैं हम, पता है दोस्तों, हम इतने अनमोल हैं कि हमें भगवान ने दोनों आँखें, नाक, कान, हाथ, पैर सब कुछ सही सलामत बना कर भेजा है, जिससे हम दुनिया में किसी भी लेवल पर कोई भी ताकत के साथ लड़ सकते हैं। कितनी ही हिम्मत हमारे अंदर आ जाती है अगर हमारे हाथ पैर चलते रहते हैं। तो दोस्तों अपनी कीमत को पहचानिए। मैं बार बार सबसे कहती हूँ कि भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिए, क्योंकि हर पल में जो हमें सांसें गिफ्ट कर रहा है तो उनको रिटर्न गिफ्ट तो बनता है दोस्तों। हर पल हर सांस में बनता है उनका रिटर्न गिफ्ट। तो जितनी ही सांसें वो आपको दे रहे हैं उतनी सांसों में आप उनको रिटर्न गिफ्ट करिए। और हमारे जो भगवान जी ने इतनी सुंदर ये दुनिया हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, इन आंखों से जितनी सुंदर दुनिया को आप देख सकते हैं, जितना पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जितनी इस धरती को जैसे भगवान जी ने हरा भरा करके भेज रखा है उतना ही हरा भरा हम भी करके रख सकते हैं। एक छोटा सा योगदान हम उसमें दे सकते हैं कि हम भी उतना ही हरा भरा इस धरती को रखेंगे तो हमारा कितना अच्छा लगेगा दोस्तों। इस धरती को जब हरा भरा आप रखोगे तो दोस्तों आप लोगों के घर में पेड़ पौधे लगे होंगे। किन किन के घर में लगा है पेड़ पौधा बताएं, हाय हेलो लिखें। किन किन के यहाँ पेड़ पौधा लगा है, कैसा क्या है सब, तो कम से कम हाय हेलो लिखते चलें तो हम पता चलता चले कि कौन कौन हमारे साथ इस समय जुड़ रहा है। ये हम थोड़ी सी बातें करेंगे सबके साथ। तो देखते हैं, इस समय हम कोई कॉल नहीं लेंगे। इस समय हमें कॉल मत करिए प्लीज़, मैसेज करिए। जो भी आपके सवाल हैं हमें मैसेज करिए। मिस्टर इस समय हम लाइव आए हुए हैं, हम लाइव बातें करेंगे सबके साथ, हम कॉल नहीं ले रहे हैं किसी का भी। तो हम लाइव आपके साथ बातें करने के लिए आए हैं, कॉल लेने के लिए नहीं। इस समय हमारे साथ लाइव सेशन में बातें कीजिए जो लोग भी हमें सुन रहे हैं। और हम इस समय आपके व्हाट्सएप पर सबके आंसर्स लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे आंसर्स लिखने का समय कभी भी ख़त्म नहीं होता जब तक हम जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखो दोस्तों मैं भी तो सबके साथ मेहनत करती हूँ,
साथ साथ आपके सवालों के जवाब, जितने मेरे पास व्हाट्सएप में सवाल आते हैं मैं सबका सवालों का आंसर करती हूँ। सबको पता है फ्राइडे नाइट को, सैटरडे नाइट को, संडे नाइट को मैं ये सब करके सोती हूँ। सबके सवालों के जवाब रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं दोस्तों, इतने काम होते हैं दिल्ली में जिसकी कोई हिसाब ही नहीं है। सारा दिन काम चलता है घर में, तो जो घर में काम नहीं है तो बाहर काम होगा। बाहर जितना भी काम होता है दोस्तों, तो हमें आने जाने में इतना समय लग जाता है तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो कितने ही हमारे सवाल रह जाते हैं। तो इस समय हम अपने लाइव सेशन में सबको हाय हेलो लिख रहे हैं। आप लोग भी मुझे हाय हेलो लिखिए। किसके यहाँ सर्दी कितनी है कुछ तो लिखें, पता लगे। लक्ष्मी जी कहाँ से हैं आप? नमस्कार। लक्ष्मी जी से बात करते हैं। विनय शर्मा जी नमस्कार। कौन से शहर से हैं बताइए हमें। आप कहाँ से बात कर रहे हो हमारे साथ, कहाँ से हमारा लाइव प्रोग्राम देख रहे हो? देखिए लक्ष्मी शर्मा जी, विनय शर्मा जी हमारे साथ, रॉकी जी जुड़े हैं। देखते हैं सभी के कमेंट्स। आज दिल्ली में बारिश हो रही है दोस्तों। आपके यहाँ बारिश हो रही है? कैसा मौसम है थोड़ा सा तो बताइए। आपके यहाँ कैसा मौसम चल रहा है आज? लक्ष्मी जी लिख रही हैं ब्यूटीफुल स्टोरी। बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी आपका सुनने के लिए। राजेश ठाकुर जी नमस्कार, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश ठाकुर जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। रॉकी जी, लक्ष्मी जी, कोई किन्हीं का भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों ने मेरा सेशन सुना होगा या मेरे साथ बातचीत किसी की हुई हो तो एक्सपीरियंस आप अपने शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे दोस्तों को पता लगे कि हमारा वॉइस एंड फेस रीडिंग सेशन कैसा रहता है आपके साथ। जिन जिन ने भी हमारे साथ बात की हुई है और हमारे साथ लाइव हैं, कृपया हमारे दोस्तों को बताएं। यहीं पर हमें हाय हेलो में मैसेज में बताएं कि हमारा जो ये आपको सेशन है वो कैसा लगा। इमरान खान जी लिखते हैं वो सीतापुर से हैं। इमरान जी आप सीतापुर से हैं, कैसा है वहाँ का मौसम? थोड़ा सा अपने मौसम के बारे में बताएं ताकि हमारे दर्शकों को और हमें भी पता चल सके कैसा है मौसम इमरान जी सीतापुर का। रजनीश जी आप कहाँ, कौन से शहर से हैं? रजनीश ठाकुर जी कौन से शहर से हैं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? कितना अच्छा लगता है दोस्तों अपनी फेसबुक की फैमिली देखकर, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका कोई मोल ही नहीं, कोई तोल नहीं है इसका। इमरान जी लिख रहे हैं। इमरान जी बताएं सबको कैसा है मौसम सीतापुर का। सीतापुर कहाँ पर पड़ता है, कौन से स्टेट में है, थोड़ा सा बताइए ताकि मैं बोल के बताऊं सबको सीतापुर कहाँ पर है। बाकी सब लोग, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में क्या क्या है देखने का? दिल्ली में है लाल किला। दिल्ली में है दोस्तों जो लाल किला है हमारा, यहाँ पे झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त के दिन। तो फिर अब जो हमारा ये है दिल्ली में लाल किला है, इंडिया गेट है, हमारे प्रधानमंत्री जी का घर है, हमारे राष्ट्रपति जी का है। इतनी ही चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। यहाँ पे अक्षरधाम एक मंदिर बना है। जब मैं जाऊँगी तो दोस्तों वहाँ से वीडियो बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि जो लोग दिल्ली आएंगे तो वो देख कर जाना। जब हम लोग अक्षरधाम जाएंगे तो मैं वहाँ से एक वीडियो बनाकर भेजूंगी सबके लिए। लाइव वीडियो बनाएंगे तो देखना कि अक्षरधाम मंदिर कैसा दिखता है। जब आप लोग दिल्ली आएंगे तब देखना, उसको मिस नहीं करना है। तो मैं दिल्ली के बारे में जानकारी, जब लॉकडाउन बंद हो जाएगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा ये कर्फ्यू जैसा लगा रहता है, सैटरडे संडे में कहीं जा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जब खुल जाएगा, जब अच्छे से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, सेफ हो जाएंगे, जो हमारा बूस्टर डोज है वो लग जाएगा सबको, तब हम बाहर निकलेंगे और हम हमारी नज़रों से दिल्ली दिखाएंगे आपको। तो जो भी लोग दिल्ली आकर जाते हैं अपना समय पूरा यूटिलाइज करके जाएं। एक दिन की ज़िंदगी में इतना जी कर जाएं जैसे पूरी दिल्ली को 1 साल तक जिया हो। हम आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे दोस्तों कि कहाँ पर कौन से नुक्कड़ पर क्या मिलता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि 5 स्टार होटल की चाय भी अच्छी नहीं लगती, नुक्कड़ की चाय अच्छी लगती है। किन किन को नुक्कड़ की चाय अच्छी लगती है दोस्तों? कौन कौन है जिनको नुक्कड़ की चाय पसंद है? होटल से ज़्यादा अच्छी चाय नुक्कड़ की होती है, ढाबे की होती है। तो यहाँ पे एक मूर्थल करके जगह है, मूर्थल। मूर्थल में पराठे मिलते हैं दोस्तों, और इतना ही अच्छा खाना मिलता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता।
मुरथल के पराठे बड़े फेमस हैं, तो कभी हम मुरथल जाएंगे तो हम वहाँ से हम आपके लिए लाइव वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे और आपको अच्छा लगेगा देखकर, आपका भी मन करेगा कि मुरथल के पराठे खाए जाएं। बहुत ही फेमस है दोस्तों, लाइन से ढाबे बने हैं, सभी के अच्छे हैं, मतलब वहाँ पर सभी का खाना अच्छा है, पंजाब स्टाइल का खाना होता है। जो भी खाने के शौकीन है, पंजाब स्टाइल के खाने के शौकीन है, घूमने फिरने के शौकीन है, कोरोना ख़त्म होने के बाद, बूस्टर डोज लगने के बाद आइएगा, घूम के जाइएगा दिल्ली में। और सीतापुर से इमरान जी आपने लिखा नहीं, कैसा मौसम है, क्या कुछ घूमने को है, कौन से स्टेट में है, कुछ तो बताएं हमें। तो रजनीश ठाकुर जी, आप कौन से शहर से हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ तो बताइए हमें थोड़ा सा, कौन से शहर से जुड़े हैं आप हमारे साथ। तो लगता है हमारे दर्शक अभी थकने लगे हैं और समय भी बहुत हो चला है, और हमारा इंटरनेट भी क्योंकि बारिश आ रही है साथ नहीं दे रहा है। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं, कल फिर आएंगे अपनी अगली कहानियों के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे को लाइक एंड शेयर करने के लिए। दोस्तों हमारा ये जो प्रोग्राम है इसको लाइक एंड शेयर करते रहा कीजिए, हमारी फेसबुक की फैमिली को बढ़ाने की कोशिश हमारे साथ करते रहिए। अब मेरी ही नहीं, आपकी भी ये फेसबुक की फैमिली है जिसको साथ लेकर हमने चलना है दोस्तों। जिन जिन के भी सवालों के जवाब होते हैं हम साथ साथ दिए चलते हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी में कोई ये ना रह जाए कि इनका ये काम रह गया और हम आगे बढ़ गए। हम अपने काम को साथ में लेकर चलते हैं दोस्तों, कोशिश तो बहुत रहती है, पता नहीं चल पाते हैं कि नहीं, लेकिन कोशिश हमारी पूरी रहती है कि जितने भी लोग मुझे मैसेज करते हैं वॉइस एंड फेस रीडिंग के रिगार्डिंग। वॉइस एंड फेस रीडिंग क्या है दोस्तों? आवाज़ सुन के भविष्य बताना। मेरा काम है आवाज़ सुन के भविष्य बताती हूँ मैं, चेहरा देखकर। वॉइस एंड फेस रीडिंग, आवाज़ सुनकर या चेहरा देखकर मैं भविष्य बताती हूँ। तो जिन जिन को भी पूछना हो मुझे व्हाट्सएप में हाय हेलो लिखें और यहाँ पर लाइव लिखें। और कल को हम अपना लाइव सेशन करेंगे दोस्तों। लाइव सेशन में आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका फ्री में आंसर करूँगी मैं कल को। जो लोग भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए शुभ रात्रि दोस्तों, बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।